नेपाल में आखिर चल क्या रहा है दोस्तों। अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो नेपाल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चारों तरफ आगजनी वाला माहौल है, कारों को जलाया जा रहा है, संसद में तोड़फोड़ हो चुकी है, मॉल्स वगैरह को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, लोग मॉल्स में से घुसकर चीज़ों को ले लेकर अपने अपने घरों को भर रहे हैं। तो आखिर नेपाल में भैया चल क्या रहा है। देखिए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हम बात करें तो आज नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है इसकी जिम्मेदार खुद सरकार है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल की सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले ही 3 सितंबर तक एक बात जारी करी अपने एंड से। उन्होंने कहा कि जो भी विदेशी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, ये ट्विटर हो गया, ये जो भी मतलब ये एप्लीकेशन है बाहर की, इन सबको मिलाकर ऐसी 26 एप्लीकेशन है। तो जितनी भी तमाम एप्लीकेशन है, तो इनकी जो भी कंपनियां हैं वे भैया रजिस्ट्रेशन कराइए नेपाल में आकर। नेपाल की सरकार के साथ कांटेक्ट करिए और रजिस्ट्रेशन कराइए, लोकल ऑफिसेस खोलिए, और जो भी नेपाल के यूजर्स इन एप्लीकेशन पर रहते हैं उनका जो डेटा है वो शेयर कीजिए नेपाल की सरकार के साथ। अब जब इतना कुछ उन्होंने बोला तो इस पर जो है विदेशी कंपनियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा करने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि नेपाल में यूजर जो बेस है वो काफ़ी कम है। अब जब लोकल ऑफिसेस खुलेंगे तो ऐसे में खर्चा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए जो भी विदेशी एप्लीकेशन कंपनी थी उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 3 सितंबर तक ये बात कही गई थी नेपाल सरकार के द्वारा। जब लगा कि 3 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, कोई भी ऑफिस, लोकल ऑफिस नहीं खोल रहे हैं या कोई भी डेटा शेयर को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने इन तमाम 26 की 26 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब पर इन्होंने बैन लगा दिया। अब जब इन्होंने बैन लगा दिया तो देखिए, एक बात तो क्लियर है, आप भी जानते हैं कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, देखो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ये रोजी रोटी का जरिया है। तो ऐसे में जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन का ये जरिया था रोजी रोटी का, जब उन्हें लगा कि उनका जरिया उनसे छीन लिया गया तो उन्होंने सीधी तरीके से प्रोटेस्ट करने का सोचा। उन्होंने सिंपल तरीके से प्रोटेस्ट करा। अब कहानी में ट्विस्ट जब आता है कि जब ये सारी चीज़ें तो बैन हो गई, लेकिन चीन की जो एप्लीकेशन है टिकटॉक, वो बैन नहीं हो पाई। इस पर नेपाल सरकार ने ये कहा था कि टिकटॉक ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जबकि वहाँ के जो नेपाली के जो मतलब वासी हैं नेपाल के, उनका मानना ये था कि चीन के साथ ज़्यादा गांठ साठ जो बनी होने के कारण टिकटॉक को बैन नहीं किया, बाकी चीज़ों को बैन कर दिया। तो इस वजह से भैया जैन जी का गुस्सा जो इन पर और ज़्यादा भड़क उठता है। अभी जैन जी कौन लोग होते हैं? जो लोग सन 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए, उन लोगों को जैन जी कहा जाता है। तो जब जैन जी के लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उन्होंने दबकर हंगामा करा, और हंगामा क्या, ऐसा हंगामा करा, ऐसा हिंसक प्रदर्शन करा कि भैया जो ओली शर्मा थे वे बहुत, यानी केपी ओली शर्मा जो कि मौजूदा पीएम थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी ना कि ऐसा नेपाल के लोग कर भी लेंगे। अब देखिए, नेपाल में जहाँ कमाई के ज़रिए की बात करें तो सबका अपने अपने ज़रिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा होना जायज़ था, क्योंकि बहुत सारी जब एप्लीकेशन बंद होंगी तो उनके तो धंधे भैया चौपट हो गए। तो ऐसे में उनका तो भैया गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ था। तो जब उन्होंने धरना प्रदर्शन लगातार करा, मांगे रखी कि इन सब चीज़ों पर से बैन हटा दिया जाए, इसके बावजूद भी भैया जो सरकार है वो तस से मस नहीं हुई। अब जब तस से मस सरकार नहीं हुई तो जैन जी ग्रुप और भी बहुत सारे ग्रुप जब एक साथ होकर जब इन्होंने बहुत तेज़ धरना प्रदर्शन करा, जब भी सरकार जो है तहस महस नहीं हो पाई, जब भी सरकार ने अपनी कोई बात नहीं रखी और बैन नहीं हटाया, तो फिर हिंसक जो प्रदर्शन है वो शुरू होता चला गया। और फिर वो इतना ज़्यादा शुरू होता चला गया कि चारों तरफ आगजनी वाला माहौल हो गया, कारों को जलाया गया, यानी संसद भवन में तोड़फोड़ हो गई, संसद भवन में आगजनी वाला माहौल क्रिएट हो गया। तब भैया रियलाइज़ हुआ नेपाल की सरकार को कि अब सरकार जा सकती है। जाने क्या मतलब, वहाँ के जो मौजूदा लोग थे वे नेताओं को मारने पर उतारू थे। तो जाहिर सी बात है केपी शर्मा ओली जो है, जो मुख्य वो थे पीएम, जो मौजूदा पीएम थे, वे समझ गए कि अब तो हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, एंड सेकंड थिंग, जब उन्हें लगा कि इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली, तो भैया वे भाग खड़े हुए, क्योंकि जो वहाँ की जनता थी वो इतने ज़्यादा हिंसक हो गई थी कि उन्हें मारने तक को उतारू हो गई थी। तो ऐसे में जब उन्हें एहसास हुआ कि भैया अब तो खैर नहीं, तो वे और उनके तमाम नेता जैसे तैसे होली के हेलीकॉप्टर पे चढ़ के, बहुत से नेता ऐसे जो रस्सी पर लटक के यानी भाग खड़े हुए।
अब बहरहाल गुस्सा शांत हो गया है नेपाल की जो भी मतलब जनता है उन सभी का। अब नेक्स्ट पीएम कौन होगा इस पर बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि फला पीएम होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि फला पीएम होगा। हालांकि इस बात पर भी क्लियर नहीं है कि पीएम कौन होगा, लेकिन नेपाल में क्या चल रहा है वो सब मैंने आपको जस्ट इस वीडियो में बताया है। बैन होने की वजह से प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया। टिकटॉक को बैन नहीं किया, बाकी विदेशी कंपनियों को मतलब बैन कर दिया, तो इस वजह से गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। और जिस तरीके से फिर आपने देखा ही कि केपी शर्मा ओली इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफे के बाद ये भाग खड़े हुए जब इन्हें लगा कि इन्हें मारने तक की जो धमकियाँ मिल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर ये रुके तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, तो ये और इनके तमाम नेता भाग खड़े।